हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करता हूं सब लोग बहुत बढ़िया रहोगे। दोस्तों बहुत बहुत स्वागत है आप सभी लोगों का ब्रह्मास्त्र रिवीजन सीरीज के अंदर। मैं हूं आप लोग का दोस्त, आप लोग का मेंटोर सीए जसमीत सिंह। दोस्तों लास्ट वीडियो जो हमने अपलोड किया था इकोनॉमिक्स का, वो था थ्योरी ऑफ प्रोडक्शन एंड कॉस्ट के प्रैक्टिकल क्वेश्चंस। उस वीडियो के कमेंट सेक्शन पर आप लोगों ने डिमांड किया था कि सर आप हम लोग को इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड के जो क्वेश्चंस हैं अगर उसका भी एक बार रिवीजन करा दोगे तो सर मजा ही आ जाएगा। तो दोस्तों आप लोगों की डिमांड हम पूरी कर रहे हैं और आज हम लोग जिस टॉपिक पे चर्चा करेंगे वो है प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। तो प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड के जो प्रैक्टिकल क्वेश्चंस हैं वो हम करेंगे, फॉर्मूलाज को रिवाइज करेंगे और कुछ प्रैक्टिकल क्वेश्चंस को करेंगे सो दैट कि सारा का सारा कॉन्सेप्ट जो हमने क्लास में पढ़ा था वो हमें रिकॉल हो जाए। मैं यहां पे फॉर्मूलाज की डेरिवेशन पे चर्चा नहीं करूंगा कि फॉर्मूला डिराइव कैसे हुआ, इस फॉर्मूला का बैकग्राउंड क्या है, उसके बारे में बात नहीं करेंगे। हम डायरेक्टली फॉर्मूला रिकॉल करेंगे और उससे एसोसिएटेड क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है, चलिए। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड की, तो सबसे इंपॉर्टेंट मेथड यहां पर जो निकल कर आता है वो निकल कर आता है परसेंटेज मेथड। परसेंटेज मेथड में हम लोग क्या करते हैं सर, परसेंटेज मेथड में जो प्राइस इलास्टिसिटी है वो फाइंड करी जाती है परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन प्राइस ऑफ द कमोडिटी। तो चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड को चेंज इन प्राइस ऑफ द कमोडिटी से अपन डिवाइड कर देते हैं। अब सर ये परसेंटेज चेंज कैसे निकलता है, तो बेटा परसेंटेज चेंज निकालने का सिंपल सा तरीका होता है, ये हर जगह पर सेम रहता है। परसेंटेज चेंज निकलता है न्यू माइनस ओल्ड डिवाइडेड बाय ओल्ड, न्यू माइनस ओल्ड डिवाइड बाय ओल्ड इंटू 100। इसको अपन क्या बोलते हैं सर, इसको अपन बोलते हैं परसेंटेज चेंज। तो आपको न्यूमरेटर में रखना है परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड और डिवीजन में रखना है परसेंटेज चेंज इन प्राइस ऑफ द कमोडिटी। ये इसका फॉर्मूला नंबर 1 है और इसी फॉर्मूले से आपका एक और फॉर्मूला डिराइव हुआ है, दिस इज फॉर्मूला नंबर 2। आपको वहां पर परसेंटेज निकालने की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्टली चेंज इन क्वांटिटी डिवाइडेड बाय ओरिजिनल क्वांटिटी मल्टीप्लाइड बाय ओरिजिनल प्राइस डिवाइडेड बाय चेंज इन प्राइस से आप प्राइस इलास्टिसिटी कैलकुलेट कर सकते हो। तो डेल्टा क्यू आपका क्या रिप्रेजेंट करता है, डेल्टा क्यू रिप्रेजेंट करता है न्यू क्वांटिटी माइनस ओल्ड क्वांटिटी। क्यू किसको रिप्रेजेंट करता है, क्यू रिप्रेजेंट करता है ओल्ड क्वांटिटी। पी किसको रिप्रेजेंट करता है, ओल्ड प्राइस को। और डेल्टा पी किसको रिप्रेजेंट करता है, डेल्टा पी आपका रिप्रेजेंट करता है चेंज इन प्राइस को, न्यू माइनस ओल्ड को। अच्छा, बाय डिफॉल्ट आपका जो प्राइस इलास्टिसिटी होता है वो आपका नेगेटिव होता है। तो अगर आप कभी भी प्राइस इलास्टिसिटी निकालोगे तो प्राइस इलास्टिसिटी आपका नेगेटिव आएगी और ये नेगेटिव किसको रिप्रेजेंट करती है कि दोस्त आपका इनवर्स रिलेशन है। ये नेगेटिव किसको रिप्रेजेंट करता है, ये नेगेटिव रिप्रेजेंट करता है कि इनवर्स रिलेशन है बिटवीन द प्राइस एंड द क्वांटिटी डिमांडेड, बिटवीन द प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांडेड, इसके बीच में इनवर्स रिलेशन है। प्राइस बढ़ेगा तो क्वांटिटी डिमांड कम हो जाएगी, प्राइस कम होगा तो क्वांटिटी डिमांड बढ़ जाएगी। तो मोटी मोटी चीज आपको दो फॉर्मूलाज याद रखने हैं, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड डिवाइड बाय परसेंटेज चेंज इन प्राइस, और दूसरा फॉर्मूला आपको याद रखना है डेल्टा क्यू अपॉन क्यू इंटू पी अपॉन डेल्टा पी। आप हमेशा यही वाला फॉर्मूला पहले लगाएंगे, फॉर्मूला नंबर 2। अगर क्वेश्चन में आपको डेटा परसेंटेज फॉर्म में दिया होगा तो आप ये वाला फॉर्मूला लगाना, लेकिन अगर परसेंटेज फॉर्म में नहीं दिया होगा तो आप ये वाला फॉर्मूला लगा के चलेंगे। आइए एक क्वेश्चन करते हैं। जैसे मान लीजिए आपका ओरिजिनल प्राइस, आपका जो ओरिजिनल प्राइस था वो था 10 और आपका जो न्यू प्राइस है वो है आपका 12। ओरिजिनल क्वांटिटी थी आपकी 100। अब बट ऑब्वियस है कि प्राइस बड़ा है तो क्वांटिटी कम हो गई होगी, तो आपकी जो नई क्वांटिटी है लेट से वो है आपके पास 90। अब मैं आपसे कह रहा हूं कि सर आप मेरे को प्राइस इलास्टिसिटी फाइंड करके बताओ, इसका प्राइस इलास्टिसिटी क्या होगा। तो अभी अभी हम लोगों ने फॉर्मूला देखा है बेटा, अभी अभी हम लोगों ने फॉर्मूला देखा है कि प्राइस इलास्टिसिटी कैसे निकलेगी। सर प्राइस इलास्टिसिटी विल बी इक्वल्स टू डेल्टा क्यू अपॉन क्यू इंटू डेल्टा पी अपॉन पी। ठीक है सर, डेल्टा क्यू कैसे निकलेगा, चेंज इन क्वांटिटी।
चेंज इन क्वांटिटी कितनी है 90 माइनस 100, न्यू माइनस ओल्ड डिवाइडेड बाय ओल्ड, ओल्ड है आपके पास 100 इंटू पी, ओरिजिनल प्राइस था आपके पास 10, चेंज इन प्राइस न्यू माइनस ओल्ड, न्यू है आपके पास 12, ओल्ड है आपके पास 10, इसको आप सॉल्व करोगे तो -10 अपॉन 100 इंटू 10 अपॉन 2 इंटू 10 अपॉन 2, तो सर ये आपके पास आ जाएगा, ये आपके पास आ जाएगा 10 इंटू 10 अपॉन 100 अपॉन 2, 0.5 माइनस का 0.50। तो आपकी प्राइस इलास्टिसिटी क्या आ रही है, आपकी प्राइस इलास्टिसिटी आ रही है माइनस का 0.50। कई बार क्या होता है, कई बार क्या होता है, हम इसी फॉर्मूले में माइनस का साइन पहले से लगा देते हैं। अगर हम इस फॉर्मूले में माइनस का साइन पहले से लगा देंगे तो आपका जो रिजल्ट आएगा वो पॉजिटिव आएगा 0.50। ये क्या दर्शाएगा कि आपकी प्राइस इलास्टिसिटी 0.5 है, लेकिन ये 0.5 बाय डिफॉल्ट हमेशा कैसी होती है, बाय डिफॉल्ट ये हमेशा आपकी नेगेटिव ही होती है, राइट। अच्छा चलिए एक क्वेश्चन और करते हैं, एक क्वेश्चन और करते हैं। अब यहां पर मैं आपको प्राइस इलास्टिसिटी दे देता हूं। लेट्स से आपको प्राइस इलास्टिसिटी 0.75 दे रखी है, आपको प्राइस इलास्टिसिटी 0.75 दे रखी है, राइट। 0.75 की प्राइस इलास्टिसिटी दे रखी है, आपको प्राइस दे रखा है 10 और P1 दे रखा है मान लेते हैं 7, आपको Q दे रखा है लेट सपोज 100 और आपको Q1 नहीं दिया हुआ है। क्वेश्चन आपसे चाहता है कि फाइंड करके बताओ कि नई क्वांटिटी क्या होगी। तो कैसे फाइंड करोगे, सिंपल, इसी इक्वेशन में डाल दो, इसी इक्वेशन में डाल दो EP इज इक्वल्स टू डेल्टा Q अपॉन Q इंटू P अपॉन डेल्टा P, ठीक है जी, इंटू P अपॉन डेल्टा P। EP आपके पास 0.75, 0.75 मतलब माइनस का 0.75, 0.75 मतलब माइनस का 0.75 इज इक्वल्स टू डेल्टा Q। अभी आप डेल्टा Q फाइंड नहीं कर सकते तो डेल्टा Q लिखे रहने दो। Q में क्या आ जाएगा, ओरिजिनल क्वांटिटी यानी कि 100, P में आपके पास कितना आ जाएगा 10, और यहां पे डेल्टा P कैसे निकालोगे, 7 माइनस 10, 7 माइनस 10, तो माइनस का 0.75 इज इक्वल्स टू डेल्टा Q अपॉन 100 इंटू 10 अपॉन 3, इंटू 10 अपॉन 3, 0 0 कट हो जाएगा, माइनस का अच्छा ये -3 आएगा, माइनस का 0.75 इज इक्वल्स टू डेल्टा Q अपॉन माइनस का 30, माइनस का 30, डेल्टा Q इज इक्वल्स टू माइनस का 30 इंटू माइनस का 0.75, तो माइनस माइनस प्लस होने वाला है सर। ये आपके पास डेल्टा Q आ जाएगा 22.5, डेल्टा Q आ जाएगा 22.5। अब डेल्टा Q का फॉर्मूला क्या होता है सर, डेल्टा Q का फॉर्मूला होता है Q1 माइनस Q। डेल्टा Q आपके पास आ रहा है 22.5, Q1 आपको पता नहीं है, यही आपको फाइंड करना है। Q आपको पता है 100, Q1 कितना हो जाएगा 100 प्लस 22.5, यानी कि आपके पास 122.50 निकल कर आ जाएगा। अब कैसे पता लगाएं कि हमारा आंसर सही आया है कि गलत आया है, तो देखो आपका प्राइस कम हो रहा है, आपका प्राइस कम हो रहा है, तो बट ऑब्वियस है कि आपकी जो नई क्वांटिटी होगी वो ज्यादा ही होगी, और नई क्वांटिटी कितनी है 122.5। आप रिवर्स कैलकुलेशन करके भी क्वेश्चन को चेक कर सकते हो कि आपके पास सही आंसर आ रहा है कि नहीं, आपके पास सही आंसर आ रहा है कि नहीं, ठीक है। आप चेक करोगे रिवर्स कैलकुलेशन करके, आपके पास आंसर मैच कर जाएगा। बच्चा कह रहा है सर एक क्वेश्चन और कराओ, सर एक क्वेश्चन और कराओ, मजा आ रही है, मजा आ रही है, एक क्वेश्चन आप हमको और कराओ। चलो ये वाला क्वेश्चन तुम करना। आपको Q गिवन है 100, आपको Q1 गिवन है 85, ठीक है, आपको P नहीं गिवन है और आपको P1 गिवन है, P1 गिवन है 15, P1 गिवन है 15,
और आपको इलास्टिसिटी ऑफ प्राइस दिया हुआ है 0.80। मैं पहले से आपको हिंट दे दे रहा हूं, आपकी नई क्वांटिटी कम हुई है, मतलब आपका प्राइस बड़ा होगा। इसका मतलब यहां जो ओरिजिनल प्राइस आएगा वो 15 से कम आएगा। आपका क्वांटिटी कम हो रहा है, इसका मतलब प्राइस इंक्रीज हुआ होगा, तो जो ओरिजिनल प्राइस है वो 15 से कम होगा। ये मैंने आपको हिंट दे दी। प्राइस इलास्टिसिटी में 0.8 लिखा हुआ है, मतलब बाय डिफॉल्ट ये नेगेटिव होती है, बताने की जरूरत नहीं है। फॉर्मूले में पुट कर देते हैं, माइनस का 0.8 इज इक्वल्स टू डेल्टा क्यू 85 माइनस 100, 85 माइनस 100, 85 माइनस 100 डिवाइडेड बाय ओरिजिनल 100 इंटू ओरिजिनल प्राइस हमको पता नहीं है P, ओरिजिनल प्राइस हमको पता नहीं है P, और डेल्टा P कैसे निकालेंगे? डेल्टा P निकालेंगे P1 माइनस P, यानी कि 15 माइनस P। ठीक है जी। अब यहां पर अगर आप इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो माइनस का 0.8 इज इक्वल्स टू माइनस का 15 अपॉन 100 इंटू P अपॉन 15 माइनस P। ठीक है, तो माइनस का 0.8 इज इक्वल्स टू माइनस का 0.15, 15 को मैंने 100 से डिवाइड करा दिया, इंटू P अपॉन 15 माइनस P। अब इसको अगर आप सॉल्व करेंगे तो माइनस का 0.8 इज इक्वल्स टू माइनस का 0.15 P अपॉन 15 माइनस P, अपॉन 15 माइनस P। इस इक्वेशन को हम लोग को सॉल्व करना है, इस इक्वेशन को हम लोग को सॉल्व करना है। सर 0.8 माइनस का 0.8 इज इक्वल्स टू माइनस का 0.15 P डिवाइडेड बाय 15 माइनस P, डिवाइडेड बाय 15 माइनस P। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। 15 माइनस P यहां आ जाएगा, माइनस का 0.8 मल्टीप्लाइड बाय 15 माइनस P इज इक्वल्स टू 0.15 P, माइनस का इज इक्वल्स टू माइनस का 0.15 P। 15 के साथ 0.8 का मल्टीप्लाई, माइनस का 12, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस 0.80 P इज इक्वल्स टू माइनस का 0.15 P। अब आप 0.15 P को यहां ले आइए और 12 को वहां भेज दीजिए, तो आपके पास आ जाएगा 0.95 P इज इक्वल्स टू 12, P इज इक्वल्स टू 12 डिवाइडेड बाय 0.95, 12 डिवाइड बाय 0.95। आपके पास जो ओरिजिनल प्राइस आएगा वो आएगा 12.63। ओरिजिनल प्राइस जो आपके पास आएगा दैट विल बी 12.63। और मैंने आपसे पहले ही कहा था कि ये वाला प्राइस पुराने प्राइस से क्या निकलेगा? कम निकलेगा। ये वाला प्राइस पुराने प्राइस से कम निकलेगा। सो दिस इज योर परसेंटेज मेथड। ये हो गया आपके पास परसेंटेज मेथड कैलकुलेट करने का। इसके बाद एक ज्योमेट्रिक मेथड आता है। ज्योमेट्रिक मेथड बहुत सिंपल है। इसका फॉर्मूला होता है लोअर सेगमेंट डिवाइड बाय अपर सेगमेंट। तो आपके पास एक डिमांड कर्व रहेगा, वो डिमांड कर्व आपका वाई एक्सेस को भी टच कर रहा होगा और वो डिमांड कर्व एक्स एक्सेस को भी टच कर रहा होगा। अब आपका ऊपर की तरफ इलास्टिसिटी ज्यादा होगी, नीचे की तरफ इलास्टिसिटी कम होगी। ये जो मिड पॉइंट है, मिड पॉइंट पे इलास्टिसिटी आपकी क्या होगी? इक्वल्स टू 1। मिड पॉइंट के ऊपर आपके पास इलास्टिसिटी ग्रेटर देन 1 होगी, और जिस पॉइंट पे वो वाई एक्सेस को टच करेगा वहां पे इलास्टिसिटी इंफिनिटी होगी। इंफिनिटी क्यों होगी? क्योंकि लोअर सेगमेंट तो है, टी पॉइंट पे लोअर सेगमेंट तो है लेकिन अपर सेगमेंट नहीं है। लोअर सेगमेंट है, अपर सेगमेंट नहीं है। अगर अपर सेगमेंट 0 होगा तो रिजल्ट इंफिनिटी निकलेगा, तो रिजल्ट आपका इंफिनिटी निकलेगा। सिमिलरली जब आप इस पॉइंट से नीचे जाओगे तो आपका लोअर सेगमेंट कम है, अपर सेगमेंट ज्यादा है। अगर इस पॉइंट पे इलास्टिसिटी निकालोगे तो लोअर सेगमेंट कम है लेकिन अपर सेगमेंट ज्यादा है। तो इससे क्या होगा? अगर न्यूमरेटर कम है और डिनोमिनेटर ज्यादा है तो इलास्टिसिटी क्या निकलेगी? 1 से कम निकलेगी। तो इलास्टिसिटी इज लेस देन 1। और एक्स एक्सिस पे जो पॉइंट टच कर रहा है वहां पे इलास्टिसिटी क्या होगी? 0 होगी।
तो मोटी मोटी चीज जो याद रखनी है सर, आपके ज्योमेट्रिक मेथड में जो मिड पॉइंट पे इलास्टिसिटी होती है दैट इज इक्वल्स टू 1, मिड पॉइंट के ऊपर ग्रेटर देन 1 होती है, मिड पॉइंट से नीचे लेस देन 1 होती है, एक्स एक्सिस पे जो पॉइंट है उस पे वाई एक्सिस पे जो पॉइंट है उस पे इंफिनिटी होती है, और एक्स एक्सिस पे जो पॉइंट है वहां पर आपकी इलास्टिसिटी 0 होती है। ठीक है जी, ठीक है। इसके बाद आता है अगला मेथड आर्क इलास्टिसिटी। आर्क इलास्टिसिटी इंपॉर्टेंट मेथड है, एग्जाम में आपके पास या तो परसेंटेज मेथड से ज्यादा क्वेश्चन आते हैं या तो आपके पास आर्क इलास्टिसिटी से ज्यादा क्वेश्चन आते हैं। तो आर्क इलास्टिसिटी में क्या रहता है सर, हमारे पास ये डिमांड कर्व है, हमें पॉइंट ए और पॉइंट बी के बीच में इलास्टिसिटी फाइंड करनी है। पॉइंट ए और पॉइंट बी के बीच में जो इलास्टिसिटी है वो फाइंड करनी है। हम ए पॉइंट पे इलास्टिसिटी फाइंड नहीं कर रहे, हम बी पॉइंट पे इलास्टिसिटी फाइंड नहीं कर रहे, हम ए पे इलास्टिसिटी फाइंड नहीं कर रहे, हम बी पे इलास्टिसिटी फाइंड नहीं कर रहे, हम ए और बी के बीच में इलास्टिसिटी फाइंड कर रहे हैं। तो जब हम ए और बी के बीच में इलास्टिसिटी फाइंड करते हैं तो हमें यह नहीं पता होता कि ओरिजिनल प्राइस कौन सा है और न्यू प्राइस कौन सा है, ओरिजिनल क्वांटिटी कौन सी है, न्यू क्वांटिटी कौन सी है। तो ऐसे केस में हम जो फॉर्मूला यूज करते हैं वो है ये वाला। इसमें हम चेंज इन क्वांटिटी को न्यूमरेटर में रखते हैं Q2 माइनस Q1, और डिनोमिनेटर में ओरिजिनल क्वांटिटी और न्यू क्वांटिटी यानी कि दोनों क्वांटिटी का सम ले लेते हैं, और इसका मल्टीप्लाई कराते हैं दोनों प्राइस के सम से और डिवाइड कराते हैं प्राइस के चेंज से। एग्जाम्पल, क्वेश्चन में आपको दो प्राइस दिए हुए हैं, आपको नहीं पता इसमें से ओरिजिनल प्राइस कौन सा है और न्यू प्राइस कौन सा है, आपको नहीं पता। आपको दो प्राइस दिए गए हैं 10 और 12, आपको नहीं पता इसमें ओरिजिनल कौन सा है और न्यू कौन सा है। आपको दो क्वांटिटी दी गई हैं, 100 और 70। अब क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि ईपी फाइंड करके बताओ आर्क मेथड से, ईपी फाइंड करो आर्क मेथड से। तो आप क्या करोगे सर, क्या करना है, सिंपल, हम ये फॉर्मूला पुट कर देंगे। सिंपल ना, हम ये फॉर्मूला पुट करेंगे। इसमें हमें क्या चाहिए, हमें डेल्टा क्यू चाहिए। डेल्टा क्यू कैसे मिलेगा, दो क्वांटिटी का चेंज, और इसको हम डिवाइड कर देंगे Q2 प्लस Q1 से, इसका मल्टीप्लाई करेंगे P1 प्लस P2 से और डिवाइड करा देंगे इसको डेल्टा P से। सिंपल। डेल्टा Q कैसे निकलेगा, 100 और 70 का डिफरेंस, मतलब आपके पास 30, और इसको डिवाइड करा देंगे Q2 और Q1 से, यानी कि 10 प्लस 12, 10 प्लस 12, 10 प्लस 12। अच्छा सर, अच्छा। अब इसका मल्टीप्लाई कराएंगे P1 प्लस P2 से। ओहो, मुझसे गलती हो गई सर, आपने यहां गलती कर दी, आपने प्राइस का सम ले लिया। यहां पे आपको लेना चाहिए था 100 प्लस 70। इसका मल्टीप्लाई कराएंगे प्राइस के सम से 10 प्लस 12 और डिवाइड करा देंगे प्राइस के डिफरेंस से, यानी कि 2। तो आपके पास क्या हो जाएगा, 30 डिवाइड बाय 170, 30 डिवाइडेड बाय 170 इंटू 22 डिवाइडेड बाय 2। तो 30 डिवाइड बाय 170 इंटू 22 डिवाइड बाय 2। तो आपके पास इलास्टिसिटी आ रही है 1.94। इलास्टिसिटी आ रही है आपके पास 1.94। ठीक है जी। इसके बाद अगला एक मेथड आता है आपके पास, टोटल एक्सपेंडिचर मेथड। टोटल एक्सपेंडिचर मेथड में क्या होता है कि सर, अगर आपके पास प्राइस अगर आपका बढ़ रहा है या प्राइस आपका घट रहा है, लेकिन आपका एक्सपेंडिचर सेम रहे, आपके टोटल एक्सपेंडिचर में कोई फर्क ना पड़े, प्राइस आपका ऊपर जाए, प्राइस आपका नीचे आए, लेकिन आपके टोटल एक्सपेंडिचर में कोई चेंज ना आए, आपका टोटल एक्सपेंडिचर सेम रहे, तो ऐसे केस में आपकी जो प्राइस इलास्टिसिटी होती है दैट इज इक्वल्स टू 1। अगर आपके पास इंक्रीज इन प्राइस की वजह से टोटल एक्सपेंडिचर फॉल कर जाए, या डिक्रीज इन प्राइस की वजह से आपका टोटल एक्सपेंडिचर इंक्रीज कर जाए, यानी कि प्राइस का और टोटल एक्सपेंडिचर का इनवर्स रिलेशन है, प्राइस का और टोटल एक्सपेंडिचर का इनवर्स रिलेशन है। आपका प्राइस अगर इंक्रीज हो रहा है तो आपका टोटल एक्सपेंडिचर डिक्रीज हो रहा है,
या फिर आपका प्राइस अगर डिक्रीज हो रहा है और आपका टोटल एक्सपेंडिचर इंक्रीज हो रहा है, तो ऐसे केस में बोलते हैं कि आपकी प्राइस इलास्टिसिटी ग्रेटर देन 1 है। लेकिन अगर आपके प्राइस का और टोटल एक्सपेंडिचर का डायरेक्ट रिलेशन है, इनका आपस में डायरेक्ट रिलेशन है, मतलब अगर आपका प्राइस इंक्रीज हो और आपका टोटल एक्सपेंडिचर भी इंक्रीज हो जाए, आपका प्राइस डिक्रीज हो और आपका टोटल एक्सपेंडिचर भी डिक्रीज हो जाए, तो ऐसे केस में बोलते हैं कि आपकी इलास्टिसिटी लेस देन 1 है। तो प्राइस का और टोटल एक्सपेंडिचर का कोई रिलेशन ही नहीं है। टोटल एक्सपेंडिचर रिस्पॉन्ड ही नहीं कर रहा, प्राइस ऊपर जाए नीचे जाए, टोटल एक्सपेंडिचर रिस्पॉन्ड ही नहीं कर रहा, तो आपकी इलास्टिसिटी इक्वल्स टू 1 है। इनवर्स रिलेशन है तो ग्रेटर देन 1 है, और अगर डायरेक्ट रिलेशन है तो उस केस में वो लेस देन 1 है। ठीक है जी, आइए कुछ एमसीक्यूज करते हैं। इफ द प्राइस ऑफ कॉफी डिक्रीजेस फ्रॉम 5 to 4.50, आपका ओरिजिनल प्राइस 5 था और नया प्राइस 4.50 है, एंड एज अ रिजल्ट कंज्यूमर का डिमांड फॉर कॉफी इंक्रीज हो गया 60 to 75। ओरिजिनल 60 है और न्यू 75 है। द एब्सोल्यूट प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड ऑफ कॉफी इज, तो कॉफी की प्राइस इलास्टिसिटी आपके पास क्या निकलेगी? तो इलास्टिसिटी ऑफ प्राइस इज इक्वल्स टू, इलास्टिसिटी ऑफ प्राइस इज इक्वल्स टू डेल्टा क्यू अपॉन क्यू इंटू पी अपॉन डेल्टा पी, डेल्टा क्यू अपॉन क्यू इंटू पी अपॉन डेल्टा पी। ठीक है जी, यहां पे आपका डेल्टा क्यू कितना आएगा सर? डेल्टा क्यू आएगा 75 माइनस 60, और ओरिजिनल था 60। प्राइस ओरिजिनल था आपका 5 और नया हो गया 4.5 माइनस 5। ठीक है जी, तो यहां पर आ गया 15 अपॉन 60 इंटू 5 अपॉन 0.5। इसको सॉल्व कर लेते हैं। 15 अपॉन 60 इंटू 5 अपॉन 0.5, तो ये आ रहा है 2.5। 2.5, अच्छा ये माइनस का 2.5 आ रहा है, ये फिगर माइनस में है, तो आपके पास आंसर माइनस में 2.5 में आ रहा है। अब अगर आप क्वेश्चन देखोगे तो क्वेश्चन में कोई भी रिजल्ट नेगेटिव में नहीं है, इसका मतलब आपका 2.5 जो है वो आंसर निकल कर आएगा। ये लो 2.5 आपका आंसर निकल कर आएगा। ठीक है जी, अच्छा सर अगर मान लीजिए क्वेश्चन में यहां पर -2.5 भी होता, अगर क्वेश्चन में -2.5 भी होता तो हम कहां पे टिक करते? अगर क्वेश्चन में -2.5 भी होता तो फिर हम माइनस वाले पे टिक कर रहे होते। अगर क्वेश्चन में -2.5 भी होता तो हम फिर माइनस वाले पे टिक कर रहे होते, लेकिन क्वेश्चन में माइनस वाला नहीं है तो जो 2.5 है हम उसी पे टिक कर देंगे। ठीक है, दूसरी चीज, क्वेश्चन में एब्सोल्यूट की बात कर रहा था। एब्सोल्यूट का मतलब क्या हो गया कि सर प्लस और माइनस को इग्नोर करना है। ठीक है, एब्सोल्यूट की बात कर रहा है यानी कि प्लस और माइनस को इग्नोर करना है। द प्राइस ऑफ टिफिन बॉक्स इज ₹100 पर यूनिट, ये रुपीज है। ठीक है, द प्राइस ऑफ टिफिन बॉक्स इज ₹100 पर यूनिट एंड द क्वांटिटी डिमांडेड इज 1,25,000। तो प्राइस जब आपका 100 रुपए का था तो आपकी क्वांटिटी डिमांडेड 1,25,000 यूनिट्स की थी। इसके बाद जब आपका प्राइस इंक्रीज हो गया 125 पे, यानी कि ये P है और ये Q है, और आपका प्राइस इंक्रीज हो गया 125 पे, तो आपकी डिमांड डिक्रीज हो गई, आपकी डिमांड डिक्रीज हो गई 1 लाख पे। आपको बताना है प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कितनी होगी, आपको बताना है प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कितनी होगी। तो सिंपल है, ईपी, अच्छा कोई मेथड ना लिखा हो क्वेश्चन में, अगर कोई मेथड ना लिखा हो कि कौन से मेथड से सॉल्व करना है, तो हमेशा आप परसेंटेज मेथड लगाना। जब क्वेश्चन स्पेसिफाई कर दे कि आर्क से बताओ, क्वेश्चन स्पेसिफाई कर दे टोटल एक्सपेंडिचर से बताओ, तो फिर उसके हिसाब से काम करना। ठीक है, तो प्राइस इलास्टिसिटी निकालने के लिए फॉर्मूला डेल्टा क्यू, डेल्टा क्यू में नई क्वांटिटी आपके पास 1 लाख की है, पुरानी क्वांटिटी 1,25,000 की थी, डिवाइडेड बाय 1 लाख इनटू आपके पास ओरिजिनल प्राइस 100 का था और नया प्राइस 125 माइनस 100। अब इसको सॉल्व कर लेंगे तो इधर आएगा माइनस का 25,000 डिवाइडेड बाय 1 लाख इंटू 100 डिवाइडेड बाय 25।
इसको आप सॉल्व करोगे तो माइनस का 0.25 इंटू 4, यानी कि आपके पास आएगा माइनस का 1, माइनस का 1। अब ऑप्शन में माइनस वाला आंसर नहीं है, तो जो पॉजिटिव वाला आंसर है उसी पे टिक कर दो। 1 विल बी योर फाइनल आंसर। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं बच्चों। अगला क्वेश्चन, सपोज द प्राइस ऑफ द मूवीज सीन एट अ थिएटर राइजेस फ्रॉम ₹120 to 200। तो क्या बोल रहा है, प्राइस ऑफ द मूवी सीन एट अ थिएटर राइजेस फ्रॉम 120 to 200, यानी कि आपका जो P था वो 120 था और आपका जो P1 है वो आपका 200 हो गया है। ठीक है जी, ओके। इसके बाद द थिएटर मैनेजर ऑब्जर्व दैट द राइज इन द प्राइस कॉजेस अटेंडेंस एट अ गिवन मूवी फॉल फ्रॉम 300 to 200। तो आपका Q 300 था और अब आपका Q1 200 हो गया है। तो व्हाट इज द प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, और हमें आर्क इलास्टिसिटी मेथड लगाना है। तो आर्क लगाना है तो ये आपका P1 हो गया, ये आपका P2 हो गया, ये आपका Q1 हो गया और ये आपका Q2 हो गया। सिंपल सा फॉर्मूला होता है EP इज इक्वल्स टू Q2 माइनस Q1 अपॉन Q2 प्लस Q1 इंटू P2 प्लस P1 डिवाइडेड बाय P2 माइनस P1। तो इसको अगर हम सॉल्व करेंगे Q2 माइनस Q1, तो Q2 माइनस Q1 आ जाएगा आपके पास 80 और इसको प्लस कर देंगे तो नीचे आ जाएगा 320। P2 प्लस P1 कर देंगे, ओहो सर, अगर चेंज निकालेंगे Q2 माइनस Q1 तो ये आ जाएगा माइनस का 100 और प्लस कर देंगे तो आ जाएगा 500। P2 प्लस P1 कर देंगे तो आ जाएगा 320 और चेंज निकाल लेंगे तो चेंज आ जाएगा आपके पास 80। इस इक्वेशन को हमें सॉल्व करना है। इस इक्वेशन को सॉल्व करना है 100 डिवाइड बाय 500 इंटू 320 डिवाइड बाय 80। तो आपके पास 0.8 आ रहा है, 0.8 आ रहा है और ये रहा आपके पास बी वाला ऑप्शन। ठीक है जी। इसके बाद इन द केस ऑफ स्ट्रेट लाइन डिमांड कर्व मीटिंग द टू एक्सेस द प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ द डिमांड एट द मिड पॉइंट ऑफ द लाइन विल बी। तो सर अगर आपका ज्योमेट्रिक मेथड की बात कर रहा है कि आपका एक डिमांड कर्व है और वो दोनों एक्सेस को टच कर रहा है, दोनों एक्सेस को टच कर रहा है, वो एक्स एक्सेस को भी टच कर रहा है, वाई एक्सेस को भी टच कर रहा है, इसके मिड पॉइंट पे इलास्टिसिटी क्या होगी। तो अभी आपने देखा कि यहां पे जो मिड पॉइंट पे इलास्टिसिटी होती है दैट इज इक्वल्स टू 1। तो यहां पर आपका जो करेक्ट आंसर आएगा वो आ जाएगा बी। सपोज अ डिपार्टमेंट स्टोर हैज अ सेल ऑन इट्स सिल्वरवेयर इफ द प्राइस ऑफ प्लेट सेटिंग इज रिड्यूस फ्रॉम 300 to 200। 300 to 200 मतलब आपके पास P1 300 है और आपके पास P2 200 है। इसके बाद द क्वांटिटी डिमांडेड इंक्रीजेस फ्रॉम 3000 to 5000। Q1 आपके पास 3000 है और Q2 आपके पास 5000 है। आपको प्राइस इलास्टिसिटी बतानी है आर्क मेथड से। सिंपल है Q2 माइनस Q1 2000, Q2 प्लस Q1 8000 इंटू P1 प्लस P2 500 माइनस डिफरेंस 100। इसको सॉल्व कर लीजिए। 2000 डिवाइड बाय 8000 इंटू 500 डिवाइड बाय 100 1.25। आपके पास करेक्ट आंसर निकल कर आ जाएगा सी। करेक्ट आंसर आपके पास निकल कर आ जाएगा सी। और इसी के साथ हमारा ये सेशन होता है खत्म। उम्मीद करता हूं आपने इस सेशन को एंजॉय किया होगा। इफ यस देन कमेंट बॉक्स पे जरूर से कमेंट करके बताइएगा और आपको कौन से टॉपिक पे वीडियो चाहिए ये भी हमको जरूर से बताइएगा, सो दैट हम आपके लिए वो बढ़िया सा वीडियो प्लान कर सके। टिल देन अपना ख्याल रखिए बच्चों। लव यू ऑल, बाय बाय, हैव अ नाइस डे।